हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। हम लोग इस सीरीज के अंदर सामान्य विज्ञान के उन सारे सवालों का रिवीजन कर रहे हैं जो कि पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस सीरीज में हम लोगों ने 18th पार्ट तक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इसमें 19th पार्ट को देखेंगे। बाकी सारे जितने भी पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं 18 तक, उसे देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। हम लोग 600 सवाल पूरे कर लिए हैं, आज हम लोग इसमें 601 से आगे चलेंगे। पानी का घनत्व दे रखा है, धातु का घनत्व दे रखा है, पूछा है धातु की सापेक्ष घनत्व। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जिसका भी आप रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हो उसके घनत्व में पानी के घनत्व से यहाँ पर क्या करना है, भाग लगा देना है। क्या करना है, भाग लगा देना है। ये यूनिट से यूनिट खत्म हो जाएगा, 10 क्यूब से 10 क्यूब खत्म हो जाएगा, 8.5 आ जाएगा। सापेक्षिक घनत्व मात्रकहीन होता है, 8.5 हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में जुड़ी 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। यानी सवाल आपसे बस इतना है कि 3 प्रतिरोधक है, यहाँ कॉइल्स दे रखा है, कोई बात नहीं है, आप प्रतिरोधक मान करके भी बना सकते हो। यानी जो भी कॉइल्स हैं उनके पास अपना कुछ रेजिस्टेंस है जो कि हमें दे रखा है 20 ओम है। 3 कॉइल्स हैं, तीनों का 20 ओम 20 ओम 20 ओम है। यानी कुछ इस प्रकार का केस है, 1 2 3 ऐसे क्या है, ये कनेक्टेड है। इस प्रकार से ये कनेक्टेड है, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम। बहुत ही सिंपल है, आपको निकालना है कुल प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। तो सारे के सारे क्या है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सबको ऐड कर दो। 60 ओम। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ओम क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अब ये 4 रासायनिक समीकरण दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन ढांचागत रासायनिक समीकरण है। इन 4 में से कौन ढांचागत रासायनिक समीकरण है, यानी कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ढांचागत रासायनिक समीकरण बोल दो या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण बोल दो। अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां आप देखो, मैग्नीशियम का यहाँ एक एटम है, यहां पर एक एटम है। मैग्नीशियम जो है ये बैलेंस्ड है, संतुलित है, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स है जबकि यहाँ पर एक ही एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु है जबकि यहाँ पर एक ही है। मतलब मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, एरो के इधर जितना है उतना ही इधर है। ऑक्सीजन के इधर 2 एटम्स है जबकि इधर एक ही है। तो हर एक तत्व के जो परमाणु उपस्थित होंगे बाएं दाएं तरफ, वो संख्या में बराबर होने चाहिए। यहाँ मैग्नीशियम संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यानी ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये असंतुलित है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे आप चेक कर सकते हो। देखो ये जिंक है, जिंक का एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ पर है, एरो के राइट साइड में। हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ये भी बैलेंस्ड है। सल्फर के एक एटम है, यहाँ भी सल्फर का एक एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर देखिए फिर से 2 मैग्नीशियम के एटम्स है, यहाँ 2 मैग्नीशियम के एटम्स है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है और यहाँ भी 2 है। देखो यहाँ पर 2 लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स। यहाँ देखो नीचे डी में कार्बन का एक एटम, यहाँ भी कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन का एक एटम। हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × में 2, यानी हाइड्रोजन के 4 एटम्स है और यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। 3 यहाँ पर दिख रहा है और 1 यहाँ पर दिख रहा है। तो ये तीनों ही संतुलित रासायनिक समीकरण है, जबकि ए वाला असंतुलित था। और जो असंतुलित होता है उसी को हम लोग ढांचागत रासायनिक समीकरण बोलते हैं। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को डैश कहते हैं। सवाल बस इतना है, जो आपका गुर्दा है, जो किडनी है, उसका जो कार्यात्मक इकाई होता है वो क्या होता है। आपसे बोल दे गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, या फिर बोल दे उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन है। आपका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन, ये देखो ये किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन को जूम करके दिखाया गया है। यहां ध्यान से देखो, आपको मिलेगा यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल, आपको मिलेगा यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल, आपको मिलेगा यहाँ पर लूप ऑफ हैनली यानी हैनली का लूप। तो आपसे कभी भी पूछ दे कि बोमन्स कैप्सूल कहाँ मिलेगा, लूप ऑफ हैनली कहाँ मिलेगा, आपका आंसर होगा किडनी में मिलेगा। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके अंदर यानी उसके ये पार्ट्स हैं बोमन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हैनली।
किडनी में आपने स्टोन सुना होगा, किडनी में आपने स्टोन सुना होगा, रीनल स्टोन। ये क्यों होता है? ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी में स्टोन होता है, किडनी में पत्थर हो जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं डैश कहते हैं। सभी किरणें, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। यहाँ पर आपको दर्पण और लेंस को ध्यान में रख करके सोचना है। यदि मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक नहीं होगा, दैहिक होगा, कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? देखो यहाँ पर बोर्ड में 16 दे रखा था, लेकिन 16 नहीं होगा, 46 होगा, 46 होंगे। आप जानते हो कि ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, इतने ही होते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर, मनुष्यों के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो सेक्स सेल्स होते हैं। मेल के अंदर क्या होगा? स्पर्म, और फीमेल के अंदर अंडाणु या फिर बोल दो ओवम। सेक्स सेल्स को छोड़ करके, यानी मेल के अंदर स्पर्म छोड़ दो और फीमेल के अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणु और फीमेल के अंदर अंडाणु यानी कि एग, इसको छोड़ दो तो जितने भी कोशिकाएं हैं इन दोनों को छोड़ दो तो वो सारे कहे जाते हैं सोमैटिक सेल्स यानी कि दैहिक कोशिकाएं। सोमैटिक सेल्स यानी कि दैहिक कोशिकाएं। आप जानते होंगे जो शुक्राणु है इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो अंडाणु है इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन दोनों को छोड़ दो, शुक्राणु और अंडाणु को, तो जितनी भी कोशिकाएं हैं आपके बॉडी के अंदर जो कि दैहिक कोशिकाएं कहे जाते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमसे यही पूछा है कि दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, 46 हो जाएगा। और यहाँ 16 नहीं होगा, 46 होगा। आपके एग्जाम में 16 ही देकर के आया था। डैश अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर है। अर्धचालक यानी कि जिसकी चालकता धातु और अधातु के बीच में होती है, इसे हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। आपके आधुनिक आवर्त सारणी में जो आप 7 उपधातु को जानते हो, 7 उपधातु कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। इन सारे ही उपधातु को आप सेमी कंडक्टर बोल सकते हो। इन सारे ही उपधातुओं को आप सेमी कंडक्टर बोल सकते हो। इनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है सिलिकॉन। आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा उपधातु, कौन सा सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है डिवाइसेस के अंदर, तो आपका आंसर सिलिकॉन होगा। हमारा आंसर यहाँ पर जर्मेनियम हो जाएगा। देखो ये जो पोलोनियम है, ये उपधातु है और ये बहुत ही ज़्यादा रेडियोधर्मी है यानी कि रेडियो एक्टिव है। इसका एक भी ऐसा समस्थानिक नहीं है, आइसोटॉप नहीं है जो कि स्टेबल है। सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी ये सारे जो उपधातु है इन सब का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के रूप में किया जा सकता है। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होता है। एटॉमिक नंबर 16 यानी कि सल्फर के बारे में पूछा जा रहा है। 16 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 286 हो जाएगा, 286 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। 2 से ज़्यादा है तो हम इसमें 6 + 10 करेंगे, 16 मिलेगा। यानी ये जो तत्व है सल्फर, ये ग्रुप नंबर 16 का तत्व है। ठीक है। आवर्त कौन सा होगा? कितने को शेल है इसके अंदर, ये आप देख लो। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? कोशों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है। जो सल्फर है ये तीसरे आवर्त का तत्व है। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। कार्बोनिल ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो कीटोन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो यही होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है। एथेनॉल यानी कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? OH होता है। ठीक है। और एल्डिहाइड में क्या होगा? ये CHO होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O। तो हमारा आंसर C हो जाएगा कि जो एथेनॉल है या फिर एथेनॉल, मेथेनॉल, कोई भी आपको एल्कोहल का मेंबर दे दे, कोई भी आपके सामने हो एल्कोहल का मेंबर, वो कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा। बाकी कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब है तो हो जाएगा। डैश उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है। अभी आपने सेल्स देखे, अभी आपने 2 तरह के सेल्स देखे, सेक्स सेल्स देखें और आपने देखे सोमैटिक सेल्स, ये दोनों सेल्स देखें।
अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर म्यूटेशन होता है, सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए है, जीन है, उन सब में, क्रोमोजोम है, इन सब में अगर म्यूटेशन होता है, तब ये म्यूटेशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पहुंचेगा, यानी ये इनहेरिटेबल नहीं होता है, यानी ये अनुवांशिक नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें हो जाए तो ये अनुवांशिक हो जाएगा, यानी इसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो जो बदलाव आएंगे वो इस जनरेशन से अगले जनरेशन में पहुंच जाएगा, जबकि इन सारे कोशिकाओं के अंदर अगर होगा तो ये अनुवांशिक नहीं होगा। हमारा आंसर यहाँ पर दैहिक हो जाएगा, दैहिक यानी कि सोमैटिक। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं? तो 18 समूह है और 7 आवर्त है। 18 समूह है, 7 आवर्त है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 6 आवर्त थे और 8 समूह थे। 6 आवर्त और 8 समूह मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स थे। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होने की संभावना है। ब्लू लिटमस था, रेड में कन्वर्ट कर दिया। ब्लू से रेड में कन्वर्ट जो करता है वो होता है एसिड, और एसिड का पीएच आप जानते हो, एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता, ये हो जाता है बेसिक यानी कि क्षार हो जाता, और इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा डैश यूनिट है। यूनिट ये मात्रक है ऊर्जा के लिए। हमें यूनिट में बताना है कि कितनी एनर्जी खपत हो रही है एक दिन में बल्ब के द्वारा। यूनिट बोले तो किलोवाट आवर में आप निकाल लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें 100 वाट दे रखा है, हम इसको क्या करेंगे, 1000 से भाग लगा देंगे तो किलोवाट में ये आ जाएगा। ये किलोवाट में आ चुका है। और हमें 8 आवर दे रखा है पहले से, घंटा में तो पहले से दे रखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 8 और बट्टे में 10 हो जाएगा। 0.8 ये किलोवाट है और ये आवर है, यानी कि 0.8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। गति के 3 समीकरण है, याद रखिएगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। जो दूसरा वाला समीकरण है, ये देखो, ये है स्थिति और ये है समय। स्थिति और समय के बीच में संबंध बताएगा गति का दूसरा समीकरण। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला समीकरण हमें बताएगा वेग और समय के बीच, और तीसरा बताएगा वेग और स्थिति के बीच। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विदलन उत्पन्न होते हैं। संपीड़न और विदलन, जो ध्वनि तरंगे हैं वो संपीड़न और विदलन के माध्यम में चलती है। संपीड़न वो स्थान होता है जहां पर माध्यम के कण पास होते हैं। संपीड़न वो स्थान होता है जहां पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, वायु दबाव ज़्यादा होता है। संपीड़न यानी कि कंप्रेशन, संपीड़न वाले स्थान पर हाई डेंसिटी हाई प्रेशर होता है, यानी कि उच्च घनत्व और उच्च दाब होता है। जबकि विदलन वाले स्थान पर, रेयरफैक्शन वाले स्थान पर, यहाँ रेयरफैक्शन है, यहाँ रेयरफैक्शन है। यहाँ देखो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं दूर है, तो यहाँ पर निम्न घनत्व होता है और निम्न दबाव होता है। तो संपीड़न वाले स्थान पर उच्च घनत्व उच्च दबाव, विदलन वाले स्थान पर निम्न घनत्व निम्न दबाव। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। डैश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है। यहाँ इलेक्ट्रॉन संबंध यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको लेना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कहा था ना, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे ज़्यादा है क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। और यही आपसे पूछा गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन संबंध लिखा हुआ है तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संबंध का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेना है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन के पास है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम के पास है और सबसे कम सीजियम के पास। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? पादप जगत के अंदर जो 5 समूह है, स्टार्टिंग के जो 3 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों तो बीज देते ही नहीं है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एक और टेरिडोफाइटा। बीज देते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी, और ये जो बीज देते हैं वो नग्न होते हैं, यानी बीज देते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, आवरण नहीं होता है। जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत बीजी होते हैं, वो बीज देते हैं और इसके चारों तरफ क्या होता है, आवरण होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है, आवरण होता है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। पूछा है अनावृत बीज उत्पन्न करता है, यानी ऐसे बीज जिनके चारों तरफ आवरण नहीं है, तो हो जाएगा हमारा अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। एक वस्तु 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होता है, वस्तु की ऊंचाई है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है 400 जूल है, मास भी दे रखा है, मास दे रखा है 20 किलोग्राम है। अब देखो ये क्या दे रखा है, 10 न्यूटन पर केजी, यही दे रखा है। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर बल और बट्टे में द्रव्यमान होता है, ये आप जानते हो। बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बल बट्टे में द्रव्यमान हो जाएगा। बल को हम लोग मापते हैं न्यूटन में और द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं केजी में। यही चीज आपको दे रखा है, यानी ये जो पूरा वैल्यू है ये आपको ए का वैल्यू दे रखा है, त्वरण का वैल्यू दे रखा है। और क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर आपको जी का वैल्यू 10 दे रखा है। यूनिट बस चेंज कर दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना दे करके न्यूटन पर केजी में दे रखा है, तो एक ही चीज है। जी का वैल्यू यहाँ पर आपको 10 लेना है, जी का वैल्यू आपको यहाँ पर कितना लेना है, 10 लेना है। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो mgh होता है, m का मान 20 दे रखा है, g का मान 10 लेना है, h का मान आपको चाहिए। mgh का मान आपको 400 दे रखा है, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो समाप्त, 4 और बट्टे में 2, यानी कि 2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, 2 मीटर राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? जो हमारा ग्रुप नंबर 18 है उसमें है हीलियम, उसमें है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7, क्योंकि इसके जस्ट नीचे, रेडॉन के जस्ट नीचे ऑर्गेनेशन है। रेडॉन के जस्ट नीचे क्या है, ऑर्गेनेशन है। ये ऑर्गेनेशन हमारे आवर्त सारणी का ये अंतिम तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर 118 है। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है, तो 118वां जो तत्व है ये ऑर्गेनेशन, ये ग्रुप नंबर 18 का तत्व है। आंसर हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? क्यूप्रस ऑक्साइड बोले तो Cu2O, यह है क्यूप्रस ऑक्साइड। वैलेंसी बोल दे 1 होगा, कभी आपसे ऑक्सीकरण संख्या बोल दे, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ दे तो +1। ऐसे ही यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड, यह है क्यूप्रस और यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड। वैलेंसी यहाँ कॉपर का 2 हो जाएगा, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है कॉपर, और ऑक्सीडेशन नंबर बोल दे तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही फेरस ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड, यहाँ वैलेंसी बोल दे 2 हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या बोल दे +2 हो जाएगा। ऐसे ही फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, वैलेंसी बोल दे 3 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बोल दे +3 हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? देखिए 2 वस्तु है, ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, इस दोनों को एक तार से जोड़ा गया है, एक तार से जोड़ा गया है और बोला गया इस दोनों पर सेम ही चार्ज है। देखो समान क्षमता बोला है ना, तो यहाँ पर आपको लेना है समान परिमाण का। समान परिमाण की 2 आवेशित वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर 10 कूलम चार्ज है तो यहाँ पर भी 10 कूलम चार्ज है, तो क्या होगा? करंट का फ्लो नहीं होगा। देखो विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर होता है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव होता है वो अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि धारा का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। और जब दोनों ही तरफ का पोटेंशियल बराबर हो जाए तब हाई लो जैसा कोई बात ही नहीं होगा, और जब हाई लो जैसा कोई बात नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, दोनों का विभव सेम हो जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 0 हो जाएगा, और जैसे ही विभवांतर 0 हुआ करंट का फ्लो नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर, बिजली प्रवाहित नहीं होता है। 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है?
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन के पास, उससे कम ऑक्सीजन के पास, उससे कम नाइट्रोजन के पास, उससे कम क्लोरीन के पास, और फिर क्लोरीन और ब्रोमीन का बराबर ही होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के पास, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, और फिर क्लोरीन ब्रोमीन का बराबर ही होता है। इसके अलावा कोई भी आपको दिखेगा विकल्प में तो समझो उसका इस सबसे कम ही होगा, इस सबसे कम ही होगा। तो यहाँ देखो क्लोरीन आपको दिख रहा है, तो क्लोरीन का यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए इसी विकल्प में एक होता ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन का टिक मारते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज़्यादा है। स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां यानी जिसे आप अपनी स्वेच्छा से गति करा सकते हो। वॉलंटरी मसल हम जिसे बोलते हैं, वॉलंटरी मसल हम जिसे बोलते हैं, यानी ऐसे मसल जिनको आप अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हो, अपनी मर्जी से उसमें मूवमेंट करवा सकते हो। तो जो आपकी हाथ की मसल्स हैं, आप अपने हाथ को ऊपर नीचे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो वहाँ जो मसल्स हैं वो है वॉलंटरी मसल्स, यानी कि आप अपनी स्वेच्छा से उनमें गति करवा सकते हो। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो जिगर यानी कि लीवर, ठीक है, जिगर यानी कि लीवर हो गया, हार्ट हो गया, जो फेफड़े हैं, ये सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, आपकी मर्जी से नहीं। आप चाहे सो, जगो, भागो, दौड़ो, कुछ भी करो। हृदय अपना काम कर रहा है, जो फेफड़े हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लीवर अपना काम कर रहे हैं। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है। हाथ आपके कंट्रोल में जरूर है, आप चाहो तो हाथ ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, अपने हाथ के साथ आप जो चाहे वो कर सकते हो। कौन से धातु का ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय होते हैं। क्षारीय बोले तो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं यानी कि बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जैसे कि जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओ तो ये क्षार बन जाते हैं, क्षार के साथ करवाओ तो अम्ल बन जाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कभी हो सके पूछ दे तो आपको विकल्प में जिंक दिख जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में अबंध बनाने में भाग लेते हैं। N2 यानी कि नाइट्रोजन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। N2 में नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ 3 है तो संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया ग्रुप नंबर 1 का तत्व, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सारे तत्वों में क्या समान है? इन सारे तत्वों में समान है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि संख्या में 1 है। इन सारे में क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या में 1 है। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रुप नंबर 17 ले लिया, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टिटीन है। इन सब में क्या समान है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि संख्या में कितने हैं? 7 है। तो समान वर्ग के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन ये समान होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, गर्मी बोले तो हीट, प्रकाश यानी कि लाइट। तो चाहे उष्मा हो, गर्मी यानी कि उष्मा, चाहे उष्मा हो या फिर प्रकाश हो, दोनों ही ऊर्जा के 2 रूप हैं। उष्मा प्रकाश दोनों ही ऊर्जा के क्या है? रूप है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखो ऊष्माक्षेपी भी दे रखा है और दहन भी दे रखा है, तो हमें यहाँ पर क्या है, एक बेस्ट विकल्प चूज करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे इसके साथ दहन के साथ, दहन यानी कि कंबशन के साथ हम लोग जाएंगे। कंबशन में क्या होगा? कंबशन में हीट के साथ साथ क्या है? लाइट भी निकलता है। हीट के साथ साथ, उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो ये कंबशन अभिक्रिया हो जाएगा। और सारे जो कंबशन रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं।
तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी, ऊष्माक्षेपी के अंदर भी ये कौन सी अभिक्रिया है? दहन है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास यानी कि सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या शामिल है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है और फोकल लेंथ भी कम होती है, यानी छोटी फोकल लेंथ वाली उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। अवतल लेंस में कैसा इमेज बनता है बता सकते हो? अवतल लेंस बोले तो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में याद रखिएगा हमेशा सीधा में छोटा, हमेशा एक ही तरह का इमेज बनता है कॉनकेव लेंस के अंदर, अवतल लेंस के अंदर सीधा में छोटा। इसके अलावा कोई सा भी आपसे पूछ दे, आंसर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतने कण शामिल हैं। देखो किसी भी पदार्थ के एक अणु में लिखा है तो यहाँ पर गलत दे रखा था आपके एग्जाम में, मोल होगा, यहाँ भी मोल होगा। तो देखो कोई सा भी आपके पास पदार्थ है, कोई सा भी आपके पास पदार्थ है, अगर उसका एक मोल आपके पास है मतलब उसमें कितने पार्टिकल? 6.022 इंटू 10 to the power 23, 6.022 इंटू 10 to the power 23 इतने होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके पास कोई भी आपके पास चीज है, कोई भी आपके पास वस्तु है, अगर मैं ये बोलूं कि वो वस्तु आपके पास 1 दर्जन है मतलब संख्या में कितने? 12। जब मैं बोलूं आधा दर्जन है मतलब संख्या में कितने? 6। वैसे ही आप यहां पर मान लो कि 1 मोल आपके पास कोई पदार्थ है, इसका मतलब संख्या में कितने हैं? इतने हैं। 1 मोल आपके पास पदार्थ है यानी उसमें इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब देखो CO2 में बोल रखा है, CO2 के अंदर जो है इतने कण मौजूद हैं, इतने पार्टिकल्स हैं, 3.0115 इंटू 10 to the power 23 इतने पार्टिकल्स हैं। तो देखो ये आधा हो चुका है, इसका क्या है? ये आधा हो चुका है मतलब मोल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चे पैदा होता है तो गर्भाशय। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यानी 9 महीने पूरे होने के बाद क्या होता है? 9 महीने पूरे होने के बाद जो बच्चा है वो गर्भाशय से बाहर आएगा। तो जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब फीमेल बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, इसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। वहीं जो एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल काफ़ी लो हो जाता है। जब बच्चा गर्भाशय में जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो डेवलप कर रहा होता है, उस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफ़ी हाई होता है। वो इसलिए ताकि जो गर्भाशय है वो संकुचित ना हो। और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब इसका जो लेवल है ये कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है ताकि गर्भाशय संकुचित हो और बच्चा क्या हो? एक्सपेल आउट हो, बाहर आए। तो आपको याद यहाँ पर ये रखना है, ऑक्सीटोसिन ये गर्भाशय को संकुचित करवाएगा जबकि प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भाशय को संकुचित होने से रोकेगा। ये हमारा पार्ट 19 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट 20 में। थैंक यू सो मच।